हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप करने वाले हैं। यानी कि यूरोप में कैसे राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ठीक है, 1848 में एक प्रिंट किया गया था फ्रेडरिक सूरियो के द्वारा। ठीक है, जो आपको इस फोटो में दे रखा है, मतलब ये फोटो उन्होंने प्रिंट किया था, डिजाइन किया था, या आप कह लो पेंट किया था, जो कि बाद में प्रिंट हुआ। ठीक है, इसमें देखो क्या दे रखा है। सबसे पहले यहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे बनाई गई थी। ठीक है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कब बनाई गई थी? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे। इन्होंने फीमेल को एक लिबर्टी का सिंबल दिया है। ठीक है, जिसके एक हाथ में क्या है? फ्लेम है। कैसी फ्लेम है? ये फ्लेम है एनलाइटमेंट की, यानी कि लोगों में ज्ञान आ चुका है, एनलाइटमेंट आ चुका है। ठीक है, ये इस चीज को सिंबलाइज करता है। और दूसरे हाथ में क्या है? चार्टर है, यानी कि एक तरह से उनके पास क्या है? एक फरमान है, जिसमें क्या लिखा है कि मैन को क्या क्या राइट, क्या क्या अधिकार दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया फोटो। अब इसके आसपास ये जो लोग, ये जो भीड़ आ रही है, ये आ रही है पूरे यूरोप के देशों की, या फिर अलग अलग पूरी दुनिया के देशों की। ठीक है, जो कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास आ रहे हैं उसे ऑफरिंग्स देने, यानी कि उसका सम्मान करने। ठीक है, उसकी पूजा करने। यानी कि इसमें आइडिया क्या दिया गया है? इसका मेन आइडिया ये है कि अब सब लोगों के अंदर, यानी कि हर देश के अंदर क्या आ गई है? लिबर्टी। इसमें क्या दिखाया गया है कि अब कुछ स्टेट्स ने, कुछ जगह ऐसी हैं जो कि नेशन स्टेट बन चुकी हैं। नेशन स्टेट मतलब उनकी अपना शासन है, वहां पे लिबर्टी आ चुकी है, लोगों के पास राइट है। ठीक है, जो कि कौन कौन से? यूएसए और स्विट्जरलैंड, यानी कि वो यहाँ आ चुके हैं स्टैचू के इस साइड, यानी कि उन्होंने ये काम कर लिया है। बाकी इन्होंने पीछे क्या शो करना चाहा है? पीछे इन्होंने दिखाया चाहा है वो लोग जो कि अब उसके लिए रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, यानी कि क्रांति कर रहे हैं, जो चाहते हैं उस चीज को लाना, जिसमें कि सबसे आगे है फ्रांस और उसके बाद है जर्मन। और खासकर की बात क्या है कि जब ये फोटो बनाया गया था तब तक जर्मन अपने आप में कोई कंट्री भी नहीं था, मतलब कोई एरिया ऐसा था ही नहीं जो जर्मन जिस नाम का हो। ठीक है, इसके बाद 1848 के बाद जर्मन स्पीकिंग लोगों को इकट्ठा करा गया। ठीक है, और फिर उसके बाद उनमें रिवॉल्यूशन की भावना क्या थी? पनपी, और फिर उन्होंने वो सारे काम किए। तो इसका मतलब क्या था कि जो हमारा ये जिसने ये प्रिंट किया है, जो हमारे आर्टिस्ट हैं, उन्होंने बहुत ही ज्यादा यूटोपियन आइडिया लिया था, यानी कि बहुत ज्यादा आइडियल स्टेट में वो ऑलरेडी पहुंच गए थे। के साथ इस फोटो में और क्या दे रखा है कि ऊपर से जो जितने भी सेंट हैं, यानी कि जो संत वगैरह हैं, जो इनके भगवान हैं, वो सब आशीर्वाद दे रहे हैं कि अब दुनिया में फ्रेटर्निटी, यानी कि भाईचारे की भावना आएगी। सब लोगों के पास अपने राइट है। ठीक है, सब लोग इस जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसको पूजते हैं, उस पर ऑफरिंग्स देने आए हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये वो आइडिया है जो सबको राइट देता है, सबको अपना अधिकार देता है। ठीक है, और कोई भी ऑटोक्रेटिक, यानी कि जो भी शासन करता था और जो राजा महाराजा थे, उनका जो वर्चस्व था वो समाप्त हो जाता है। इसमें एक और चीज है कि जितने भी रिमेनिंग्स हैं एब्सोलिस्ट के, एब्सोलिस्ट कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जो मोनार्की, यानी कि राजशाही शासन की, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये सारी चीजों का पालन करते हैं और गवर्नमेंट को सेंट्रलाइज रखते हैं कि हमारी ही ताकत चलेगी हर जगह। ठीक है, और रिप्रेसिव होते हैं, यानी कि औरों का दमन करने वाले होते हैं। ठीक है, उनके रिमेनिंग्स उसके पैरों में, चरणों में पड़े। ये कहा जाता है कि देखो, हाथ में क्या हो गई? एनलाइटमेंट की ज्वाला हो गई, और दूसरे हाथ में क्या हो गया? एक चार्टर हो गया जिसमें लोगों के अधिकार दिए गए हैं। और नीचे क्या? रिमेनिंग्स, यानी कि बचा कुचा क्या? किस चीज के रिमेनिंग्स? उस चीज के कि जो एब्सोल्यूट पावर थी ना, यानी कि जो ताकतवर राजा महाराजा थे, उनकी पावर को खत्म कर दिया गया है, ये कहा गया है। ठीक है, ये देखो, एब्सोल्यूट जो इंस्टीट्यूशंस थे उनके जो शैटर्ड रिमेनिंग है, यानी कि जब मरने मतलब खत्म होने के बाद जो चीजों के रिमेनिंग्स बच जाते हैं, ठीक है, वो उसके नीचे पड़े हैं। और फिर जर्मन फ्लैग वगैरह बताई दिया मैंने। 1848 में यूनिफाई हुआ भी नहीं था, उसके बाद स्टार्ट हुआ था जर्मन स्पीकिंग लोगों को इकट्ठा करना। उसके बाद कौन कौन उसे फॉलो कर रहा है? बाकी की सारी कंट्रीज उन्हें फॉलो कर रही हैं, जैसे लैम्बार्डे, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रशिया। ठीक है, उसके पीछे ये जो जितने भी लोग हैं, ये सब दिखाए गए कि ये सारे देश उनके पीछे पीछे आ रहे हैं और इन्हें ऊपर से आशीर्वाद मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या कहा गया है कि धीरे धीरे जो सेंस हुआ लोगों के अंदर, ये आया कि अब हमें मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर की जगह, मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर क्या होता है? अलग अलग देशों में राजा महाराजाओं के साम्राज्य की जगह क्या चाहिए? एक आइडिया चाहिए स्टेट नेशन का। नेशन स्टेट क्या होता है? नेशन स्टेट वो एरिया होता है जहां पे लोगों के पास अपने राइट हो, अपनी लिबर्टी हो, अपने ही लोगों का शासन हो। ठीक है, साथ में क्या हो? एक बिलीव हो, एक एसेंस हो कि हम लोग एक हैं। ठीक है, सबका कल्चर सेम हो, ये सारी चीजों। लेकिन अब एक और आइडिया आता है, नेशन क्या है? इस पे एक कौन है? ये एक यूनिवर्सिटी के फ्रेंच फिलोसोफर हैं, अर्नेस्ट रेनान। अर्नेस्ट रेनान ने अपने एक आइडिया दिया कि नेशन क्या है।
उन्होंने इस चीज को क्रिटिसाइज किया, यानी कि उन्होंने इस चीज के अगेंस्ट में बोला कि सिर्फ कॉमन लैंग्वेज और एक रेस, एक धर्म, ठीक है, ये सारी चीजें ही नेशन नहीं होती। नेशन क्या होता है? नेशन एक वो भावना होती है जो लोगों के अंदर होती है कि हम लोग, हमारे पूर्वजों ने या हमारे बड़ों ने क्या किया है, डिवोशन दिखाया है, अपनी देशभक्ति, अपनी भक्ति दिखाई है, सेक्रीफाइस किया है हमारे लिए, जिनके अंदर एक प्राउड होता है अपने पास्ट को लेके, ठीक है, कि हमारा इतना रिच क्या था, पास्ट था, इतिहास था। जिनकी जो आज की इच्छाएं होती हैं वो समान इच्छाएं होती हैं, जो एक काम को सही मानते हैं, मतलब उनके लिए सही का आइडिया सेम होता है, ठीक है, जो कि जहाँ पे क्या हो, प्लेबिसिट जो अप्रोच होती है, वो अप्रोच क्या होती है, यानी कि डायरेक्ट वोट हो सकता है किसी भी प्रपोजल पे। कोई भी काम होगा तो हर एक इंसान का एक राइट होता है कि वो रिजेक्ट कर सके प्रपोजल को या एक्सेप्ट करे। तो एक डायरेक्ट वोट का पर्सन एक अपॉर्चुनिटी हो, यानी कि इतने सारे राइट जब लोगों के पास होते हैं, वो वाला आइडिया एक नेशन का आइडिया होता है। सिर्फ भाषा, धर्म और इन सब से एक नेशन नहीं बनता है। जब लोगों को राइट मिलते हैं तब वो नेशन बनता है। तो अब स्टार्टिंग होती है इन सब चीज़ों की फ्रेंच के रेवोल्यूशन से। जो फ्रांस में, मतलब जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, इनकी फ्रांस के लोगों ने जब ये काम किया था। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था? 1789 में हुआ था, ठीक है। उससे पहले क्या थी? एब्सोल्यूट मोनार्क था वहां पे। एब्सोल्यूट मोनार्क यानी कि राजा महाराजाओं का शासन था। इस रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ कि मोनार्की की जगह सोवर्निटी आई। सोवर्निटी क्या होती है कि वहां के लोग अपने ऊपर खुद शासन करें, जो संप्रभु की भावना होती है, वहां के लोग अपने ऊपर खुद शासन करें। और मोनार्की क्या होती है? एक महाराजाओं का मतलब परिवार है, वो हमारे ऊपर शासन करता है, उसे मोनार्की कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या है? एक पांचांग है उस टाइम का, यानी कि एक कैलेंडर टाइप कह लो, ठीक है। जर्मन का अलमानक है, जिसमें एक जो फोटो है ये किसकी है? फ्रेंच बेस्टाइल की। फ्रेंच बेस्टाइल एक तरह से प्रिजन की तरह यूज होता था। एक फोर्टिफाइड इलाका था, यानी कि किलानुमा किलेबंदी थी, जहां पे प्रिजन्स को रखा जा, मतलब एक प्रिजन था जहां पे कल्प्रिट्स को रखा जाता था, ठीक है। इस फोटो में क्या दिखाया गया है कि जो क्रांतिकारी लोग है ना, उसने उसे तबाह कर दिया और दूसरे में क्या है, एक न्यू आइडिया के साथ उसे खड़ा करा गया है, ठीक है। तो ये सारा जो आइडिया है ये इस फोटो में दिखाया गया है कि मतलब अब लोगों ने क्या किया कि उस चीज को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था, मोनार्क को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था। अब स्टार्टिंग में फ्रेंच रिवॉल्यूशन की भावना लोगों में कैसे स्टार्ट हुई? अब हमने कहा ना, नेशन क्या होता है, कहीं ना कहीं ये तो होता है कि एक धर्म हो, एक भाषा हो, एक आइडिया हो, साथ में सभी लोग अपने इतिहास पे गर्व करते हो, सभी लोगों की इच्छाएं अपने देश के प्रेजेंट को लेके समान हो। ये सारी जो चीजें होती हैं ये धीरे धीरे कैसे लाई गई यहाँ पे इस कंट्री में, जो ये चीजें लाई गई धीरे धीरे क्या कि पूरी लोगों को, पूरी कम्युनिटी को एक साथ करा गया, ठीक है। इन्हें सिटीजन को अपने फादरलैंड, यानी कि पितृ, मतलब हमारी एक, जैसे हम कहते हैं ना हमारी मातृभूमि है ये, इस तरह से हम तो अपनी मदरलैंड कहते हैं इंडिया को, ये इन लोगों ने आइडिया लाया फादरलैंड का उस टाइम, ठीक है, कि ये हमारी पितृभूमि है, ठीक है, हम यहाँ के सिटीजन्स हैं, ठीक है। हमारी जो कम्युनिटी है वो इक्वल राइट क्या करेगी, इक्वल राइट मिलेंगे हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। यूनाइटेड कम्युनिटी, हमारी कम्युनिटी एक साथ रहने वाली है। इन्होंने अपना एक फ्रेंच फ्लैग जनरेट किया, ठीक है, जो कि ट्राई कलर का था, जो हमने अभी स्टार्टिंग में देखा ना, रेड, ब्लैक, रेड और गोल्डन वाला। तो अपना ट्राई कलर लाया जिससे लोग एक साथ इकट्ठे हो सके। कभी भी लोगों को इकट्ठा करने के लिए एक सिंबल की जरूरत होती है, ठीक है। जैसे हमारे देश का देखा जाए तो हम जब अपना ट्राई कलर देखते हैं, सैफरन, व्हाइट और ग्रीन वाला, ठीक है, तो हम लोगों के अंदर एक देशभक्ति की भावना आती है। सेम वही देशभक्ति की भावना को लाने के लिए इन्होंने अपने एक फ्रेंच फ्लैग बनाया, ठीक है। इन्होंने अपने एक एस्टेट जनरल इलेक्ट किया, ठीक है। एस्टेट जनरल क्यों इलेक्ट किया? अब कोई नेता भी तो होना चाहिए। जब तक कोई लीडरशिप नहीं होती ना तो समझ नहीं आता कि हमें फॉलो किसे करना है। जैसे हमारे यहाँ जब रिवॉल्यूशन हुआ तो किसने उसे लीड किया? महात्मा गांधी का नाम हम सुनते हैं, जवाहरलाल नेहरू का नाम हम सुनते हैं। तो वहाँ के जो एक्टिव सिटीजन्स थे उन्होंने एक एस्टेट जनरल को सेलेक्ट किया, ठीक है, और अपने असेंबली को नया नाम दिया, रिनेम द नेशनल असेंबली को उन्होंने नया नाम दिया। अब एकदम से क्या होने लगा, लोगों के अंदर नए मंत्र कंपोज होने लगे, यानी कि अब लोग नए विचारों को तवज्जो देने लगे, ठीक है। देखो, नए हेम्स आने लगे, लोग नई शपथ लेने लगे, अपनी जो शहीद हैं उन्हें याद करने लगे। तो लोगों के अंदर धीरे धीरे किसकी भावना आने लगी? अपनी एकजुटता की भावना आने लगी, ठीक है। लोगों मैक्सिमम लोग फ्रेंच जो बोलते थे, ठीक है,
अब जो है जो रीजनल भाषा थी ना उनकी अलग अलग, उन्हें तो डिस्करेज किया गया। जो रीजनल भाषाएं हैं कि रीजनल भाषाएं क्या करती हैं, लोगों को फीलिंग देती हैं कि हम इनसे थोड़े से अलग हैं, उससे थोड़ा हटा के क्या किया इन्होंने, फ्रेंच भाषा को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। और फ्रेंच भाषा किस लिपि में लिखी जाती थी, पेरिस लिपि में लिखी जाती थी उस टाइम तक। ठीक है, एक यूनिफॉर्म लॉ का आइडिया लाया गया कि सबके लिए एक समान लॉ होगा, सारे सिटीजन्स को सारे राइट्स मिलेंगे। तो इन सब सारी चीजों से लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया गया। उसके बाद क्या हुआ कि फ्रेंच की जो आर्मी है वो अलग अलग जगहों पे गई, ठीक है, दूसरे दूसरे देशों में गई और इस भावना को उन्होंने उजागर किया। अब पूरे यूरोप का जब हम नेशनलिज्म की बात करते हैं कि पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद आए, पूरे यूरोप की जो कंट्रीज हैं, पूरा यूरोप क्या है, पूरा कॉन्टिनेंट है ना, ये जो हमें मैप में दिख रहा है, ठीक है, पूरा। और फ्रांस देखो, ये पिंक कलर का फ्रांस है, मतलब इसमें पिंक कलर का दिखा रखा है, ठीक है। तो इस पूरे में आइडिया लाने के लिए अब इन्हें चारों तरफ भी तो जाना पड़ेगा ना, तो धीरे धीरे आर्मीज इस फ्रांस से निकल के चारों तरफ को मूवमेंट करने लगी थी। ठीक है, अब क्या है, आपको मैप का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, कभी भी मैप को इग्नोर मत करना। ठीक है, ये जो रिवोल्यूशनरीज थे यानी कि जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने और क्या अनाउंस कर दिया कि अब हम फ्रेंच को और पूरे यूरोप को डेस्पोटिज्म से यानी कि तानाशाह से, कि जो राजा शासन करता है और अपना ही शासन चलाता है, उससे मुक्त करवाएंगे और सबको नेशन राष्ट्र बनाएंगे, यानी कि वही लोगों की समान भावना, इसमें लोगों को राइट भी हो, धर्म, ये सारी चीजें, अपनी सारा अधिकार लोगों के पास हो। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि बहुत से न्यू इवेंट्स हुए। अब इन्हीं रिवोल्यूशनरीज में से एक रिवोल्यूशनरी थे हमारे नेपोलियन बोनापार्ट। कौन थे? नेपोलियन बोनापार्ट, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, इन्होंने क्या किया, मतलब इन्होंने क्या किया, ठीक है, अलग अलग चीजें इंट्रोड्यूस करी। नेपोलियन ने क्या किया, मोनार्की को कंटिन्यू रखा, यानी कि वही राजा का शासन कंटिन्यू किया, लेकिन अब राजा कौन था, ये नेपोलियन था। ठीक है, इसने डेमोक्रेसी का आइडिया तो डिस्ट्रॉय कर दिया फ्रांस में, लेकिन इसने एक कुछ प्रिंसिपल्स जो कि इसने रिवोल्यूशनरी से, मतलब उस क्रांतिकारी मूवमेंट से निकल के आया था, तो थोड़े से रेवोल्यूशनरी जो प्रिंसिपल थे उसके उन्हें कंटिन्यू रखा, यानी कि उसने वो किसी और को तो शासन में नहीं आने दिया, लेकिन थोड़े बहुत जो रेवोल्यूशनरी उसके आइडियाज थे वो रखा। उसने एक सिविल कोड जारी किया 1804 में। सिविल कोड क्या होता है, यानी कि कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन लाए जो लोग चलाने वाले थे, यानी कि लोगों को जिससे रूल किया जाने वाला था 1804 में, जिसे नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता था। इसमें बहुत सारे राइट लोगों को दिए कि जितने भी प्रिविलेजेस थे बेस्ड बर्थ के आधार पर, यानी कि जन्म के आधार पर जो अधिकार थे लोगों के पास, उन्हें खत्म किया। ठीक है, इसके साथ क्या क्या किया, उसने इक्वालिटी को स्टैब्लिश किया कि लोग के सामने सब इक्वल है। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी उसने लोगों को दी। इसके साथ साथ क्या किया, जो फ्रेंच का कंट्रोल उसने सारे रीजन्स पे किया। इसके साथ ठीक है, फ्रेंच कंट्रोल आ गया। डच रिपब्लिक में, स्विट्जरलैंड में, जर्मनी में नेपोलियन ने क्या किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन कर दिया, यानी कि एक नया एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका लाया, शासन करने का नया तरीका लाया। उसने फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, फ्यूडल सिस्टम वो होता था जिसमें कि छोटे छोटे किसानों को, बड़े बड़े किसानों को क्या देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था, वो उनका एक्सप्लॉयटेशन करते थे, तो उन्हें वो खत्म करना पड़ा। ठीक है, और साथ में उन्होंने क्या किया कि जो किसान थे, छोटे किसान थे, उन्हें फ्री किया। ठीक है, उन्हें जो ड्यूज देने पड़ते थे, यानी कि उन्हें जो टैक्स वगैरह देने पड़ते थे, थोड़ा सा मतलब जो किस आधार पर देने पड़ते थे कि क्योंकि वो छोटे हैं, या फिर कह लो कि जागीर के आधार पर जो उन्हें टैक्स देने पड़ते थे वो खत्म करा। धीरे धीरे जो उनके गिल्ड थे, यानी कि जो श्रेणी के आधार पर जो रेस्ट्रिक्शन थे कि कौन बड़ी श्रेणी का है, कौन छोटी श्रेणी का है, ठीक है, उन सारे आधारों को उन्होंने खत्म करा। कम्युनिकेशन का सिस्टम इंप्रूव किया, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम इंप्रूव किया। ठीक है, अब और क्या क्या हुआ, थोड़े बहुत फ्रीडम दिए गए किसी किसी आर्टिशन को, वर्कर को, बिजनेसमैन को। ठीक है, बिजनेसमैन के लिए, बिजनेसमैन को ये रियलाइज होने लगा कि जो समान लॉ है ना, यानी कि सबके लिए समान लॉ, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेशन की अपनी करेंसी होनी चाहिए, तो इससे क्या होगा, मूवमेंट अगर फैसिलिटेट हो, यानी कि हम एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके आसानी से जा सके, तो व्यापार को बढ़ाया जा सकता है। तो ये सारे नेपोलियन ने राइट दिए लोगों को, जिसे थोड़ा अच्छा कहा गया। लेकिन ये जितने राइट थे, जहां जहां वो गया, मतलब नेपोलियन गया, वहां वहां क्या हुआ, ये सारे राइट गए। ठीक है, लेकिन ये राइट एक हद तक ही सही थे। उसके बाद जो उसने चीजें करी ना, वो गंदी हो गई। क्या गलत हो गया कि उसने धीरे धीरे टैक्स बढ़ाना शुरू कर दिया, साथ में सेंसरशिप लगाने लगे। सेंसरशिप क्या होती है, कुछ चीजों पर रोक लगने लगी। फिर लोगों को फोर्सफुली काम करना पड़ता था फ्रेंच के आर्मीज में। ठीक है, नेपोलियन का आइडिया ये था ना कि उसे ज्यादा से ज्यादा देशों को अपने अंडर लाना है, तो जो फ्रेंच की आर्मीज थी उसमें उसे लोगों की जरूरत थी, तो उसने फोर्स करा लोगों को कि आपको कम से कम इतनी सर्विस तो हमेशा देनी ही है। इस वजह से क्या हुआ कि उसके जितने भी एडवांटेज थे वो सब फीके पड़ गए उसके आगे, और लोग उससे थोड़ा सा परेशान होने लगे। जैसे इस फोटो में क्या दिखाया गया है, इस फोटो में दिखाया गया नेपोलियन के अंडर
लोग थे उन्हें कितना परेशान किया जाता था। जैसे ये आर्मी है, नेपोलियन के कुछ ऑफिसर्स हैं, यहाँ पे उन्होंने किसी एक मजदूर की कार्ट ले लिया, यहाँ पे वो वुमेन को परेशान कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वो और कुछ मतलब लोगों को तंग कर रहे हैं, हैरिस कर रहे हैं, यंग वुमन को हैरिस कर रहे हैं। इसके अलावा क्या है इस फोटो में, क्या है इसके बाद ये सारी चीजें करने के बाद क्या कर रहे हैं, वो एक झंडा फहरा रहे हैं जिसपे इसकी पट्टी पे क्या लिखा हुआ है कि हम चलो लिबर्टी के राइट्स, यानी कि एक सार्केस्टिक कार्टून है, यानी कि कटाक्ष कर रहा है कि इतने सारे कामों के बाद फिर वो क्या जताता था कि हम तो सबको लिबर्टी देते हैं। अब ऐसी कैसी लिबर्टी जो इतना क्रूअल काम होने लगा था धीरे धीरे, तो इसलिए इस चीज को फिर अगेंस्ट करा गया। नेपोलियन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे हारने लगा। तो इसमें क्या है, ये जो चिट्स जा रही है ना यहाँ पे वो जगह दिखाई गई हैं जहाँ पे ये क्या था, हारने लगा था। फिर उसके बाद क्या हुआ, यूरोप में कैसे कैसे राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो इसमें ये दिखाया गया है कि पहले जो एम्पायर थे ना, पहले एम्पायर जो हंगरी और ऑस्ट्रिया में थे, वो ऐसे लोगों के बने हुए थे, यानी कि इतने सारे रीजन, इतने सारे तरह के लोग वहाँ पे रहते थे जो अलग अलग लैंग्वेज को बोलते थे, जिनका कल्चर सेम था ही नहीं। जैसे एक एल्फाइन रीजन था, ठीक है, जो टायरन, ऑस्ट्रिया, स्टूडेंटलैंड, ये सारे लोग वहाँ पे रहते थे, ठीक है। एक भूमिया रीजन था, इसके अंदर जहाँ के जो शिष्ट जन थे, यानी कि जो थोड़े इंटेलिजेंट लोग माने जाते थे, वो जर्मन बोलते थे। एक लोम्बार्डी इलाका था और वेंटिया इलाका था, इन दोनों में इटालियन स्पीकिंग लोग रहते थे। जो हंगरी इलाका था, वहाँ पे आधे लोग मैग्यार लैंग्वेज बोलते थे, आधे लोग और छोटी छोटी भाषाएं बोलते थे, ठीक है। इसके ईस्ट में जो लोग रहते थे वो रोमानी लोग थे, ठीक है, और जो ट्रांसिल्वानियन इलाके में रहते थे। इसके नॉर्थ में बोहेमियंस रहते थे, इसके साउथ में क्रोट्स रहते थे, और सोल्वियंस के इलाके में और लोग रहते थे, ठीक है। तो इसमें क्या था कि अलग अलग लोग रहते थे इस हैब्सबर्ग एम्पायर में, तो एकदम से इनके अंदर नेशन स्टेट की भावना तो आने नहीं वाली, यानी कि बिल्कुल ही अलग लोग रहते थे, तो इनका कोई भी हिस्ट्री वगैरह सेम नहीं था। तो इसलिए दिक्कत वाली बात थी। इन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया है, ये समझा के, इतना सारा ये समझा के दिखाया है कि जो सेम नेशन स्टेट की भावना थी ना, वो एम्पायर्स के अंदर नहीं थी। तो एम्पायर कहीं भी हमें लिबर्टी नहीं दे सकते थे, एक सेम कॉमननेस की भावना नहीं दे सकते थे, ठीक है। उसके बाद क्या आया कि जो और बड़े लोग थे, एरिस्टोक्रेट लोग थे, जो शिष्टजन थे और जो मिडिल क्लास थे, वो कैसे कैसे वहाँ काम करते थे, ठीक है। उनके पास लैंड होता था अपना, ठीक है, ये डोमिनेंट क्लास तो होती ही थी, ठीक है। रीजनली डिवीजन था इनके पास लैंड का। ये कंट्री साइड में इनके अपने एस्टेट थे, ठीक है, अपने इलाके थे, बड़े बड़े एस्टेट होते हैं, बड़े बड़े इलाके होना, ठीक है, बड़े बड़े लैंड थे उनके पास। टाउन हाउसेस थे, यानी कि घर थे इनके अपने। इनके जो रिलेशंस थे, यानी कि अपने आप में शिष्टजन, यानी कि जो बड़े लोग, जो एरिस्टोक्रेट्स थे, इनके आपस में कैसे संबंध थे, शादियां इन्हीं ग्रुप्स में होती थी। ये वैसे तो स्मॉल ग्रुप था, नंबर्स में स्मॉल था, लेकिन इनके पास ताकत ज्यादा थी। मेजोरिटी लोग कैसे थे, पीजेंट थे, पीजेंट यानी कि किसान थे मेजोरिटी लोग, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे इनका जो काम करते थे लैंड में, कौन करते थे, सर्फ करते थे। सर्फ कौन होते हैं, जो दास मजदूर होते हैं ना, वो लोग किसानी खेती करते थे, इनकी अपनी लैंड होती थी उससे। उसके बाद क्या हुआ कि 18th सेंचुरी के हाफ में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया, यानी कि इंडस्ट्रीज आने लगी, ठीक है। फ्रांस और जर्मन में वो 19th सेंचुरी में आई थी। तो इसके अवेकन के साथ में, जैसे ही वो इंडस्ट्रियलाइज एरिया आया, इसके अवेकन के साथ में क्या हुआ कि एक अलग क्लास जन्मी, एक वर्किंग क्लास का जन्म हुआ, ठीक है। और मिडिल क्लास लोग क्या होने लगे, इंडस्ट्रियलिस्ट होने लगे, यानी कि या तो वो इंडस्ट्रीज चलाते थे, या बिजनेसमैन या प्रोफेशनल होते थे। तो ये सारे काम वो लोग करते थे, और ये आपस में क्या होते थे, एजुकेट होते थे और लिबरल होते थे, ठीक है, मिडिल क्लास के होते थे, तो पढ़े लिखे लोग। इसमें क्या दिखाया गया कि कैसे ग्रुप्स बन गए थे लोगों के, ठीक है। उसके बाद आइडिया है What did liberal nationalism stand for? लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या है, तो सबसे पहले समझना है लिबरलिज्म क्या होता है। लिबरलिज्म होता है जिसका मतलब होता है फ्री होना, यानी कि हमारे ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस ना हो, ठीक है, कि हमारी जो इंडिविजुअल का फ्रीडम है वो हमें मिलेगा, जो हमारी इक्वालिटी है, मतलब जो हमारी समानता है, यानी कि कानून सब पे समान होगा, ये सारी चीजें हमें मिलेंगी, ठीक है। ऑटोक्रेसी में क्या होता है कि आप धीरे धीरे ये सारी राइट्स नहीं मिलते ऑटोक्रेसी में, ठीक है। तो ऑटोक्रेसी का अंत होना, ठीक है। इसके बाद लोगों को प्रिविलेजेस मिलना, मतलब लोगों को फिर सबको अपने इक्वल राइट मिलना, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब एक तरह से ये भी था कि अलग अलग राइट मिलना, लेकिन जरूरी नहीं था कि यूनिवर्सल सफरेज हो। यूनिवर्सल सफरेज क्या होता है कि कोई भी पर्सन हो उसे राइट टू वोट होगा। यूनिवर्सल सफरेज यानी कि सबको राइट टू वोट होगा। स्टार्टिंग में क्या था, सिर्फ और सिर्फ मेल्स को, जिनके पास क्या है, प्रॉपर्टी है, सिर्फ उन्हें ही वोट देने का अधिकार था, ना तो वुमेन्स को था, ना ही प्रॉपर्टी लेस मैन को था, ठीक है। और सारे मेल्स को कब राइट होना शुरू हुआ, जब हमने जैकोबिन क्लब पढ़ा था ना। एक जैकोबिन क्लब कौन थे, जैकोबियन क्लब वो लोग थे जो फ्रांस की आर्मी जब जाने लगी ना, कहाँ पे, अलग अलग देशों में जाने लगी ना, जो हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में देखा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, यहाँ पे,
हाँ, यहाँ पे जब अलग अलग देशों में ये लोग जाने लगे तो इनके जैकोबिन क्लब बनने लगे थे। ठीक है, ये जो जैकोबिन क्लब्स थे, ठीक, वो उन लोगों का जब शासन आया तब जाके उन्होंने क्या किया कि सारे मेल्स को तो कम से कम राइट दे दो, वुमेन्स को तो तब भी राइट इतने नहीं दिए गए थे। ठीक है, वुमेन्स की हालत उस टाइम इतनी कोई रिमार्केबल नहीं थी, अच्छी नहीं थी। ठीक है, और धीरे धीरे क्या हुआ, फिर उन वुमेन्स ने और जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी उन लोगों ने भी अपने क्या मूवमेंट करने शुरू करे कि हमें भी अधिकार दो, हम भी वोट देने का अधिकार रखते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, लिबरलिज्म का आइडिया देखें इकोनॉमिक स्फीयर में, यानी कि आर्थिक रूप से क्या है, पॉलिटिकली तो हो गया कि उन्हें राइट दे दो वोट देने का। ठीक है, लिबरलिज्म रूप में क्या है कि मार्केट में फ्रीडम हो कि जो भी आपको बनाना है बनाओ। ठीक है, जो भी कस्टमर हैं उनके प्राइस तुम ही सेट करोगे, कोई भी स्टेट की रेस्ट्रिक्शंस उसमें नहीं होती थी, स्टेट कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं कर सकता था। ठीक है, और ये सारे रीजंस जो थे इन सब पे काम होता था। अब नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया था, लगभग 39 स्टेट्स में क्या कर दिया था, अपना इलाका फैला दिया था। ठीक है, 39 स्टेट्स में अपना इलाका फैला दिया, उनकी अपनी अपनी करेंसी होती थी। ठीक है, अगर हम देखें एक मर्चेंट को, अगर किसी व्यापारी को 1833 के सन में हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग जाना, ये दोनों इलाके क्या है, दोनों ही सिटीज हैं जर्मनी की। ठीक है, और इन दोनों में लगभग आज के टाइम पे देखो तो लगभग 610 किलोमीटर का अंतर है, यानी कि 610 किलोमीटर के रास्ते में ही इन्हें 11 कस्टम बैरियर से गुजरना पड़ता था, यानी कि 11 बार टैक्स देना पड़ता था, और हर किसी को अपनी चीज का 5% टैक्स देना पड़ता था, यानी कि इतना टैक्स और ड्यूटीज थी उन पे। इतने टैक्स और ड्यूटीज की वजह से क्या क्या होता था, इसमें बहुत ज्यादा टाइम भी लगता था। क्यों? क्योंकि सबके अपने अपने वेट थे, अपना खुद का सिस्टम था कि हम 1 किलो में कितना सामान रखेंगे, 2 किलो में कितना सामान रखेंगे। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल इनकी एक यूनिट दे रखी है एलए। अब एलए में अलग अलग इलाकों के लोग अलग अलग चीजें मानते थे, यानी कि क्लोथ के लोग क्या मानते थे कि 54.7 सेंटीमीटर का जो मेजरमेंट है उसे 1 इले कहेंगे, 1 इले इज इक्वल्स टू 54.7 सेंटीमीटर। मेन्स में क्या कहते थे 55.1, न्यूरेमबर्ग में क्या कहते थे 65.6। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, कैलकुलेशन में दिक्कत आती थी तो टाइम वेस्ट होता था, इतना सारा ड्यूटी वगैरह देनी पड़ती थी, यानी कि इतने सारे टैक्सेस देने पड़ते थे। तो इसमें क्या हुआ कि एक जो यूनियन थी, जर्मन की कस्टम यूनियन बनाई गई। ठीक है, उसने कुछ रिवॉल्यूशन लाए, कुछ चेंजेस लाए, कुछ रिफॉर्म्स लाए इसमें। ठीक है, एक स्पीच है एक प्रोफेसर के द्वारा जिसमें उन्होंने बताया है कि हमारा मोटिव यही है कि हम जो है हम अपने व्यापार को इजी कर सकें और सब लोग व्यापार कर सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। क्या क्या इन्होंने चेंजेस लाए, इन्होंने जो 30 तरह के बैरियर्स थे, 30 तरह की करेंसीज थी ना, यानी कि जो ये था ना यहाँ पे कि 39 स्टेट को उन्होंने अपने अंडर ले लिया, सबकी अपनी अपनी करेंसी थी। तो ये जो 39 स्टेट को अपने अंदर ले लिया और सबके अपनी अपनी करेंसी थी, इस वाले रिफॉर्म ने क्या किया कि 30 की जगह क्या कर दिया, सिर्फ 2 करेंसी रह गई सिर्फ अब। ठीक है, 1834 में ये चेंजेस लाए गए थे इस कस्टम यूनियन के द्वारा। और इसमें क्या किया था, रेलवे का जो यात्रा थी उसे बढ़ाई गई, जिससे क्या हो, एक जगह से दूसरी जगह लोग आसानी से जा सके, व्यापार बढ़ाया जा सके। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 1815 में जब नेपोलियन हारने लगा, फिर एक नई तरह का शासन प्रणाली आने लगी। ये शासन प्रणाली क्या थी, वही हम लोग वापस पहुंच गए किसमें, मोनार्कियल स्टेट में। लोगों के अंदर एक कंजर्वेटिविज्म की भावना आने लगी, यानी कि वो सोच रहे थे कि हमें जो अपनी पुरानी हमारी हायरार्की है, हमारी जो क्या है, हमारी परंपराएं हैं, हमें उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए। कंजर्वेटिव्स कौन होते हैं, जो पुरानी चीजों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे वो कहने लगे कि हमारा वही राजाओं वाला शासन होना चाहिए, चर्च भी होनी चाहिए, सोशल हायरार्की भी बननी चाहिए, यानी कि जो बड़ी श्रेणी है वो बड़ी रहे, छोटी है छोटी रहे। ठीक है, तो इनके चलते क्या हुआ, और चेंजेस लाए गए। अब क्या हुआ, अब इन्होंने फिर से एक महाराजा को बिठा दिया गद्दी पे। मानना ये था कि जो नए तरीके हैं ना, उससे हम पुरानी चीजों को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं, तो और अच्छी चीजें हो सकती हैं। तो 1815 में क्या हुआ, इन्होंने ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया और ऑस्ट्रिया, इन सब ने क्या किया कि एक अपना क्या क्या मीटिंग करी वेना के इलाके में। वेना के कहाँ है, एक जगह का नाम है। ठीक है, जो यूरोप में है। ठीक है, वेना में इन्होंने एक मीटिंग करी, वहां पे जो इन्होंने किसी ने इसे जज किया, यानी कि एक तरह से उनका हेड कौन था, ड्यूक मैनरिच। उसने क्या किया, एक ट्रीटी करी गई, ट्रीटी ऑफ वेना 1815 में। इसके बाद क्या हुआ, फिर से डायनेस्टी को ला दिया गया। कौन सी डायनेस्टी है, बर्बन डायनेस्टी को ला दिया गया। अब इन्होंने क्या किया, जितने भी चेंजेस नेपोलियन ने किए थे, जो थोड़े बहुत उसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस था, ये सारी जो चीजें थी, ठीक है, कुछ उसने कॉन्फ्लिक्ट करे थे, कुछ दिक्कतें लाया था, वो कुछ चीजें उसने ठीक करी थी। अब उन सबको खत्म करके क्या कर दिया, फिर से डायनेस्टी ला दी। और अब क्या होने लगा, अब इन्होंने हर कोशिश करी जो फ्रेंच है ना, फ्रांस है, वो अपने आप को बढ़ा ना सके, क्योंकि फ्रांस
फ्रांस है वो अपने आप को अगर बढ़ाएगा तो क्या होगा कि फिर से क्या होगा कि जो इन्होंने ये लाना चाहते हैं डायनेस्टी फिर से वो चीज रुक जाएगी। ठीक है, वो इनका मेन पर्पस था कि वो मोनार्की को फिर से रिस्टोर करें, मोनार्की को रिस्टोर करने यानी फिर से राजा महाराजाओं का शासन लाए। इसलिए इन्होंने क्या किया कि फ्रांस के इलाकों के चारों तरफ अलग अलग स्टेट ला दिए जिससे फ्रांस की जो बाउंड्री है वो बंद जाए। जैसे नॉर्थ में कौन ला दिया, नीदरलैंड ला दिया, नीदरलैंड के इलाके में और कौन कौन था, बेल्जियम था। ठीक है, देखो यहाँ नॉर्थ में घेर दिया नीदरलैंड से, ठीक है, ईस्ट में घेर दिया पोलैंड से, पोलैंड के ऊपर शासन किसका था, रशिया का, सैक्सनी से घेर दिया जिसके ऊपर शासन था प्रशा का। ठीक है, और जो वेस्ट है उसमें प्रशा के शासन में टेरिटरीज दे दी, साउथ में जेन्युआ और पिडमेंट को जोड़ करके पूरे फ्रांस के चारों तरफ क्या करा, एक बाउंड्री बना दी जिससे एक तरह से इस पे शासन किया जा सके, इसे सेंट्रलाइज रखा जा सके, केंद्र बिंदु बनाया जा सके और आराम से शासन किया जा सके। और ऑस्ट्रिया के अंदर क्या गया, नॉर्दर्न इटली को, तो चारों तरफ से इसे घेर लिया, यानी कि अब इस पे आराम से शासन हो सकता था और अब कोई दिक्कत आने वाली नहीं थी। तो क्या किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने तो फ्रांस की बाउंड्री को फैलाया था, इन्होंने फ्रांस की बाउंड्री को लिमिटेड कर दिया, हर वो काम करा जिससे नेपोलियन के सारे काम को रोका जाने लगा। ठीक है, अब क्या हुआ 1815 में, अब देखो, अब तुम किसी एक महाराजाओं को शासन दोगे और कहोगे कि तुम ही शासन करोगे, तो उसके बाद वो कौन कब किसकी सुनने वाला है, वो सुनने वाला तो है नहीं। तो सारे अधिकार जो धीरे धीरे थे वो सब छीनने लगे, कोई भी जो राइट थे वो छीनने लगे। अब कोई उनके अगेंस्ट नहीं बोल सकता था। क्या आने लगा, सेंसरशिप के लॉ आने लगे कि क्या क्या बुक्स में छपेगा क्या नहीं छपेगा, ये सारी चीजें आने लगी। ठीक है, अब कोई भी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का मोटिव था वो सब खत्म होने लगा था एक तरह से। ठीक है, ये जो फोटो है ऊपर इसमें दिखाया गया है कि ये वो लोग हैं जो बुद्धिजीवी है, जो सोचते थे। ठीक है, और ऊपर ये फोटो में क्या लिख रहा है, देखो सबसे पहले लिख रहा है कि तुम्हारी पहली कमांड ये है कि तुम सब चुप रहोगे। ठीक है, तुम एक सीखी हुई सोसाइटी हो, तुम एक अच्छी सोसाइटी हो, किसी भी गलत के खिलाफ नहीं बोलोगे, ये पहली शर्त हो गई। ये जो ऊपर बोर्ड है ना, ये जो हॉरिजॉन्टली ये लंबा लंबा जो बोर्ड है, इस पे ये लिखा हुआ है कि हाँ तुम कुछ भी नहीं बोलोगे, साइलेंस रहोगे, तुम्हारा पहला ऑर्डर ये है। दूसरा क्या है कि तुम बोलने का अगर तुम्हारा मन करे तुम तब भी ना बोल पाओ, इसलिए हम तुम्हें क्या देंगे, मजल्स देंगे, कुछ मोहरे देंगे जिससे तुम अपना मुंह बंद रख सको। ठीक है, तो ये डायनेस्टी वहां की जो एम्पायर था इन्होंने जो खड़ा करा था, उन्होंने ऐसी सिचुएशन ला दी थी। ठीक है, लेकिन स्टिल जिन लोगों को रेवोल्यूशन करना है वो तो करते ही हैं। ठीक है, तो उनके अंदर की जो भावनाएं थी वो अब भी जिंदा नहीं थी। ठीक है, अब भी क्या कर रहे थे, वो धीरे धीरे अपने काम कर रहे थे। और उन्होंने सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस पे करा कि कम से कम प्रेस की तो फ्रीडम दो, कम से कम न्यूज तो लोगों के पास सच्ची जाए। ठीक है, तो ये वाले जो सीरीज थी वो उठने लगी। अब धीरे धीरे क्या हुआ, 1815 के टाइम पे जो दमन करने वाले के डर से कि मतलब ये जो राजा महाराजा ये हमारा दमन कर देंगे, तो जितने भी ये लिबरल नेशनलिस्ट थे जो ये रेवोल्यूशन कर रहे थे, यानी कि जो अब दूसरी एक तो भावना होगी वो कंजर्वेटिविज्म की, जिन्होंने उस मोनार्की को सेट कर दिया दोबारा से। ठीक है, जो चाहते थे कि वही हमारे पुराने लॉ चलते रहे। ठीक है, एक दूसरी एक आइडियोलॉजी है लिबरल नेशनलिस्ट की, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि लोगों के पास राइट हो, सब कुछ हो, अधिकार हो। ठीक है, अब ये लोग क्या होने लगे, अंडरग्राउंड होने लगे कि अगर हम बाहर निकलेंगे तो हमारा दमन कर दिया जाएगा, हमें खत्म कर दिया जाएगा। तो धीरे धीरे सीक्रेट सोसाइटीज बनने लगी। क्या होने लगी, सीक्रेट सोसाइटीज बनने लगी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, अपना आइडिया धीरे धीरे फैलाना शुरू करा जो कि मोनार्कियल फॉर्म के अगेंस्ट है, इनके राजा महाराजाओं के अगेंस्ट था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वही नेशन स्टेट को बनाना, इसे सीरियसली कहा कि सीरियसली जरूरी है नेशन स्टेट को बनाना, वरना फिर हमें कोई भी राइट नहीं मिलेगा और जीने का मतलब एक तरह से ऐसे बंद के जीने का क्या मतलब है, इस तरह से। ठीक है, तो इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे, इटली के एक क्रांतिकारी थे जिनका नाम था ये जीसफ मेज़िनी। ये कौन थे, जेनुआ में 1807 में जन्मे थे। अब जेनुआ कहाँ है, वहीं जो अभी हमने देखा कि फ्रांस को नीचे से जिस एरिया में, यहाँ पे जेनुआ के जन्मे हुए थे, जो फ्रांस के नीचे वाला इलाका था। ठीक है, इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन करी, कार्बोनरी। कार्बोनरी का क्या काम था, कार्बोनरी एक तरह की नेटवर्क सोसाइटी थी, यानी कि इनफॉर्मल नेटवर्क ऑफ सीक्रेट, यानी कि एक दूसरे से सीक्रेट पास ऑन करना, ऐसी सोसाइटी थी। इन्होंने 24 की एक यंग एज में, यानी कि अभी ज्यादा एज नहीं हुई थी, देश से निकल के, अपने देश से निकल के अलग अलग इलाकों में गए और सबके अंडर क्या करा, यही भावनाएं जगानी शुरू करी। जैसे हम अपने एरिया में देखें, मतलब इंडिया में बात करें तो जैसे सुभाष चंद्र बोस क्या हुए थे, अलग अलग एरियाज में गए और उन्होंने वहां से फौज इकट्ठी करी थी, ऐसे इसने भी क्या करा कि ये अलग अलग इलाकों में गए। ठीक है, और वहां पर रिवॉल्यूशन की शुरुआत करी। ठीक है, जैसे इन्होंने सबसे पहले 1831 में गए लिगेरिया में। ठीक है, इन्होंने वहां पे स्टार्ट करी, अंडरग्राउंड सोसाइटीज बनाई अलग अलग जगह पे। सबसे पहले इन्होंने मार्सिलीज में क्या बनाया, यंग इटली करके एक ग्रुप बनाया।
ठीक है। बर्नी में क्या बनाया, यंग यूरोप करके ग्रुप बनाया। फिर उन्होंने अलग अलग सारी जगहों पे, पोलैंड में, फ्रांस में, इटली में, जर्मन में धीरे धीरे ग्रुप्स बनाए। ठीक है। और ये कहते हैं कि गॉड के अनुसार हम सबकी एक नेशन स्टेट होनी चाहिए, यानी कि हम मैनकाइंड की एक नेचुरल यूनिट होनी चाहिए। तो जो इटली में क्या होता था, इटली में बहुत सारे जो नेशन स्टेट थे ना, वो एक तरह से एकजुट थे। देखो इटली का अगर हम मैप देखेंगे जो इसमें दिखाया गया है, इसमें क्या था कि अलग अलग इलाके, देखो इटली एक तरह से पूरा एक किंगडम, एक नेशन स्टेट नहीं बना हुआ है। ठीक है। अलग अलग इलाके इसमें जुड़ गए हैं, जिसका नाम बस स्मॉल स्टेट दे दिया है। ठीक है। इसने कहा है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे अलग अलग चीजों को अगर तुम ऐसे जोड़ोगे ना तो उसमें कोई भावनाएं, एकजुटता नहीं आएगी और वो डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो इसने कहा है कि देश को हम मतलब भगवान के अनुसार हमें क्या करना चाहिए, मैनकाइंड को एक कॉमन यूनिट बनानी चाहिए। ठीक है। यानी कि लोगों में समान भावनाएं हो, ऐसा एक देश होना चाहिए जहाँ पे लोगों के पास राइट हो। तो उसने कहा कि इटली को यूनिफाइड करना, यानी कि इटली को एक देश बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है। जिससे नेशन अच्छे से वर्क कर सके। ये फ्रांस में जो ये था ना, जो फ्रांस की मोनार्की थी, मतलब यहाँ के जो मोनार्की थे उसका बहुत ही ज्यादा कट्टर विरोधी था। ये मोनार्की बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। ठीक है। और ये जो मतलब जो एक कंजर्वेटिव थे ना, मेटरनिक, जिसने वो वाली जो वेन वाली जो ट्रीटी थी उसे लीड किया था, जो अभी हमने ऊपर देखा ना कि वेन में एक ट्रीटी हुई थी जिसके बाद बर्बन ग्रुप को बिठा दिया गया था सत्ता में। ठीक है। उसने ये कहा था कि ये सबसे डेंजरस दुश्मन है हमारे सोशल ऑर्डर का, यानी कि हमने जो अपनी सत्ता स्थापित कर रखी है, हमारे लिए सबसे दुश्मन वाला कौन है, ये लीडर है। कौन, ये जिस पर गिस्पी मेज़नी। इस फोटो में देखो इन्होंने यंग यूरोप की स्थापना करी है बर्नी में 1833 के में साइन करके। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 से 1848 में, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में डीपली पढ़ेंगे। बट इसमें ये कि कैसे जर्मन से स्टार्ट हुआ और कैसे फ्रांस वगैरह में और चीजें आई। ठीक है। इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज है कि जैसे फ्रांस इतना इंपॉर्टेंट था कि अगर फ्रांस को छींक आ जाए तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता था, जैसे आजकल कहते हैं यूएसए के लिए, क्योंकि यूएसए इतना ताकतवर है कि यूएसए की इकोनॉमी को अगर छोटा सा गिर जाए थोड़ी सी इकोनॉमी, तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी तहस नहस हो जाती है। तो वही इंपॉर्टेंस फ्रांस की थी, ये हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ बाय बाय, स्टे ट्यून्ड। ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाय।